हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सीए रोमिल जान। और बच्चों, आज वाले वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर दैट इज अकाउंट करंट। सीए फाउंडेशन का आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अकाउंट करंट। ठीक है ना। और ये चैप्टर बच्चों आप तब पढ़ना जब आप एवरेज ड्यू डेट अच्छे से पढ़ चुके हो, बिकॉज विदाउट एवरेज ड्यू डेट आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। ठीक है ना। तो दिस चैप्टर आपको अच्छे समझ में आएगा व्हेन यू हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर एवरेज ड्यू डेट। ठीक है। अब क्या कंसेप्ट होता है अकाउंट करंट का, अकाउंट करंट को क्यों पढ़ना होता है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है। देखो बच्चों, जब मैं बात करता हूं टॉपिक अकाउंट करंट की, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यू शुड हैव द बेसिक आइडिया। दो तीन चीज का आइडिया आपको होना चाहिए। और मैं ये मान रहा हूं क्योंकि आप सिंस क्लास 11-12 पढ़ के आ चुके हैं तो आपको वो आइडिया 100% है। ठीक है ना। अब सबसे पहला आइडिया आपको होना चाहिए बेसिक ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। जब आप अकाउंट करंट का चैप्टर पढ़ेंगे आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए डेटर और क्रेडिटर का। क्या कंसेप्ट होता है ये सब मैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना। अभी सिर्फ बता रहा हूं आपको क्या क्या आना चाहिए। मतलब इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको दो तीन चीज बता रहा हूं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले एक तो डेटर और क्रेडिटर का आइडिया होना चाहिए कि क्या डेटर होता है क्या क्रेडिटर होता है। दूसरा आपको आइडिया होना चाहिए जर्नल एंट्रीज का। बोले सर जर्नल एंट्रीज तो हम बचपन से पढ़ते हुए हैं, बचपन मतलब 11वीं क्लास से तब से पढ़ते हुए हैं, तो बच्चों आप पढ़ते हुए हो वही अप्लाई करना है। जर्नल के बाद अगला नॉलेज होना चाहिए आपको लेजर का। लेजर पोस्टिंग मतलब जैसे मान लो मैंने कहा मैंने शाम को गुड्स बेचा। अब शाम को गुड्स बेचा तो शाम कौन हो गया मेरा डेटर। एंट्री आती है शाम टू सेल, शाम के अकाउंट में लेजर पोस्टिंग आना चाहिए। शाम से सामान खरीदा तो शाम कौन हो गया मेरा क्रेडिटर, तो अब मेरे को लेजर पोस्टिंग आनी चाहिए। बोले सर लेजर पोस्टिंग तो करते हुए आए अपन लोग, और लेजर पोस्टिंग मैं इसमें तुमको सिखाऊंगा तो तुम्हारा इज्जत खराब हो जाएगा। ठीक है ना। तो लेजर पोस्टिंग मैं नहीं सिखा रहा हूं, ये अज्यूम कर रहा हूं समझ में आता है आप लोगों को। और जो अगली चीज तुमको आनी चाहिए वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना आना चाहिए। जैसे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते थे ना, वो आना चाहिए। मतलब अकाउंट करंट को समझने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए डेटर क्रेडिटर का। आपको जर्नल एंट्री करना आना चाहिए, जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग करना आना चाहिए, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अभी मैंने कुछ कंसेप्ट नहीं समझाया अकाउंट करंट का, मैं सिर्फ बोल रहा हूं आपको ये कंसेप्ट आने चाहिए, और जो मैं इस वीडियो के अंदर रिज्यूम करूंगा आपको ये सारे कंसेप्ट आते हैं। अब आपके माइंड में सर हमको ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, तो बच्चों एक बार 11वीं क्लास में वापस जाकर के पढ़ के आओ। ठीक है। अब अगर हम अकाउंट करंट का बात करते हैं तो अकाउंट करंट का कंसेप्ट क्या होता है। अकाउंट करंट मेनली क्या होता है बच्चों, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो तब बनता है जब दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। बोले सर क्या बोले, समझ नहीं आया बेटा, तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं। अकाउंट करंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, तुम सिर्फ इतना सुनो एक बार। अकाउंट करंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो तब बनता है जब दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। बोले सर वापस बताओ। चलो वापस बताने के पहले एक बेसिक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। सिर्फ ध्यान रखना, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें जब दो पार्टीज में ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो अपन स्टेटमेंट बनाते हैं अकाउंट करंट। क्यों बनाते हैं, क्या करते हैं, एक बिल्कुल एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है बच्चों, एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझना। मैंने एक टाइमलाइन तुम्हारे सामने बनाया है। अभी इस पे इंटरेस्ट को मैं छुपा देता हूं, इंटरेस्ट अपने को कुछ नहीं देखना है। अज्यूम करो बैंक और कस्टमर ये दो लोग हैं, बैंक और कस्टमर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बैंक में पैसा जमा कराता हूं, मैं बैंक के अंदर पैसा जमा कराता हूं, मान लो मैंने बताया बैंक और कस्टमर का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि बैंक और कस्टमर के ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। बैंक और कस्टमर का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बैंक और कस्टमर के ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। बच्चों मान लो मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, तो बताओ बैंक में मैंने क्या कराया, डिपॉजिट कराया, तो बैंक क्या बन गया मेरा, डेटर। और अगर बैंक मेरा डेटर बना तो डिपॉजिट में मेरे को इंटरेस्ट देगा बैंक। अगर मैंने पैसा बैंक में जमा कराया तो बैंक कौन बन गया, मेरा डेटर, जिसके ऊपर बैंक मेरे को इंटरेस्ट देगा। आती है बात समझ में। उसी तरह मान लो मैंने बैंक से पैसा उधार लिया, मैंने बैंक से पैसा उधार लिया। अब उधार लिया तो बताओ बैंक कौन बन गया, मेरा क्रेडिटर। और अगर बैंक मेरा क्रेडिटर बन गया तो मेरे को इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, बैंक को पे करना पड़ेगा। मानते हो इस बात को। तो
अगर मैं बैंक में पैसे जमा करा रहा हूं तो मेरे को बैंक से इंटरेस्ट लेना है, मैंने डिपॉजिट कराया, और मैं बैंक से उधार ले रहा हूं तो मेरे को इंटरेस्ट देना है क्योंकि मैं क्रेडिटर बन गया। अब अगर बैंक और कस्टमर के बीच में मेरे को इंटरेस्ट निकालना है तो यह ध्यान रखना, डिपॉजिट पे मेरे को बैंक इंटरेस्ट देगा, और अगर मैं बैंक से ओवरड्रॉ कर रहा हूं, ओवरड्रॉ मतलब मान लो मेरे खाते में पैसा नहीं है और मैं बैंक से उधार ले रहा हूं तो मेरे को इंटरेस्ट पे करना है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, इंटरेस्ट कैसे निकालना है। मैंने एक टाइमलाइन लिया है, मान लो साल है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, एक फाइनेंशियल ईयर है। मैं कुछ ट्रांजेक्शन करता हूं, मान लो 1 अप्रैल को मैंने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे, डिपॉजिट किए तो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। 1 जुलाई को मैंने विड्रॉ किए, विड्रॉ मतलब मान लो मेरे ओडी अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट समझते हो ना, मैंने सीसी लिमिट करा रखी है बैंक से, जिसपे मेरे को ओवरड्रॉ मतलब मैंने बैंक से निकाले, ये मत समझना इसमें से निकाले, मैंने मान लो अकाउंट से पैसा निकाला, मेरा एक लोन अकाउंट चल रहा है उससे पैसा निकाला, मैंने फिर 20,000 जमा कराए, डी मतलब डिपॉजिट, डी मतलब डिपॉजिट, डब्ल्यू मतलब विड्रॉ, 30,000 मैंने फिर विड्रॉ किए, और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो बच्चों बहुत सिंपल लॉजिक है, इस पे मेरे को बैंक इंटरेस्ट देगा, इस पे मेरे को बैंक इंटरेस्ट देगा, इस पे मेरे को बैंक को इंटरेस्ट देना है, इस पे मेरे को बैंक को इंटरेस्ट देना है। तो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकता हूं आराम से। पहला बताओ, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, 1 लाख पे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो कितना इंटरेस्ट होगा डिपॉजिट पे? पहले तो 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 1 लाख पे 12%, 12 महीने के लिए 12,000 रुपए ये मिलेगा मेरे को। 20,000 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने का, तो ये 6 महीने का मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब टोटल मेरे को इंटरेस्ट बैंक से मिलेगा 13,200 का। आती बात समझ में? पहले डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला, अगले डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला, टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 13,200 रुपए। उसी तरह ध्यान रखना, ये मेरा विड्रॉल है, ये मेरा विड्रॉल है, तो मेरे को इंटरेस्ट देना है बैंक को, तो मैं इंटरेस्ट कितना दूंगा? 20,000 पे 12%, 9 महीने का इंटरेस्ट दूंगा, 30,000 पे 12%, 3 महीने का इंटरेस्ट दूंगा, तो इंटरेस्ट मैं देता हूं 2,700 रुपए। मतलब मैंने बैंक से इंटरेस्ट लिया 13,200 और मैंने बैंक को इंटरेस्ट दिया 2,700 रुपए। बहुत सिंपल है। तो नेट इंटरेस्ट कितना हो गया? 13,200 माइनस 2,700, मतलब बैंक मेरे को नेट इंटरेस्ट देगा 10,500 रुपए का। अब ये तो मैंने कैलकुलेशन बताई इंटरेस्ट की। इस केस में बैंक मेरा डेटर था और इस केस में बैंक मेरा क्रेडिटर था। क्रेडिटर था तो मेरे को इंटरेस्ट देना है, डेटर है तो मेरे को इंटरेस्ट लेना है। अब जब मेरा ट्रांजैक्शन बैंक के साथ बहुत फ्रीक्वेंट है तो मैं क्या करता हूं, उसको एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट करता हूं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, और वो स्टेटमेंट कहलाता है अकाउंट करंट। ठीक है, तो अकाउंट करंट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट जो दो पार्टीज के बीच में तब बनता है जब उनके बीच में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी बहुत हायर होती है, और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो दोनों को इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं अकाउंट करंट। कैसे बनता है अकाउंट करंट, ये सब मैं आगे डिस्कस करता हूं, पहले आप बेसिक नोटिंग कर लो एक बार, ठीक है ना। तो अकाउंट करंट की एक बार नोटिंग करेंगे। अकाउंट करंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन है दो पार्टीज के बीच में एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। It is generally prepared when the transaction between two parties are very frequent. जनरली प्रिपेयर कब होता है? जब ट्रांजेक्शन दो पार्टीज के बीच में बहुत ज्यादा है। एग्जांपल जैसे बैंक और कस्टमर हो गया, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है डेटर क्रेडिटर, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो हमको अकाउंट करंट बनाना है। ऐसा मान लो साल में 1-2 ट्रांजेक्शन तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग, तो बच्चों ध्यान रखना अकाउंट करंट को प्रिपेयर करने के 4 मेथड होते हैं। पहला होता है इंटरेस्ट टेबल मेथड, अगला होता है प्रोडक्ट मेथड, थर्ड होता है प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड, और चौथा होता है रेड इंक मेथड। अकाउंट करंट को प्रिपेयर करने के बच्चों ध्यान रखना देयर आर 4 मेथड। द फर्स्ट मेथड इज नोन एज इंटरेस्ट टेबल मेथड, सेकंड इज नोन एज प्रोडक्ट मेथड, थर्ड इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड, एंड फोर्थ इज नोन एज रेड इंक मेथड। हम लोग इंडिविजुअल सारे मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट टेबल मेथड। सिर्फ तुमको इतना कंसेप्ट आना चाहिए, फिर रिपीट कर रहा हूं, जर्नल लेजर आना चाहिए, डेटर क्रेडिटर आना चाहिए, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन आना चाहिए। इंटरेस्ट कैलकुलेशन अभी मैंने समझाया, 4 मेथड है अकाउंट करंट बनाने के, इंटरेस्ट टेबल, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस और रेड इंक मेथड। ठीक है, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आईसीआई मटेरियल क्वेश्चन से, लेकिन पहले मैं आपको इंटरेस्ट टेबल मेथड का पूरा कंसेप्ट समझा देता हूं। तो बच्चों जब हम लोग अब फर्स्ट मेथड की बात करते हैं अकाउंट करंट के अंदर, जिसका नाम है इंटरेस्ट टेबल मेथड। मैंने अभी आपको बताया था अकाउंट करंट बनाने के हम लोग 4 मेथड डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट मेथड हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट टेबल मेथड, ठीक है ना।
अब पहले एक बहुत बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, इंटरेस्ट टेबल मेथड से अकाउंट करंट बनता कैसे है, ठीक है ना। अकाउंट करंट मैंने आपको बताया, एक सिंपल ये समझ लो, एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब ट्रांजेक्शन पार्टीज के जो बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं तो एवरी ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अकाउंट करंट बनाते हैं, ठीक है ना। जब भी पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है तो स्टेटमेंट बनता है अकाउंट करंट, और उसके अंदर हम लोग फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है इंटरेस्ट टेबल मेथड, ठीक है। अब इंटरेस्ट टेबल मेथड बिल्कुल ध्यान रखना कैसे बनेगा, एक नॉर्मल लेजर की तरह। जो नॉर्मल लेजर का फॉर्मेट बनाते हैं ना अपन, जैसे मान लो मैं लेजर का फॉर्मेट बनाया, आपको आता है लेजर का फॉर्मेट बनाना? बोले हाँ सर बिल्कुल आता है, पढ़ा है ना बेटा पहले। लेजर का फॉर्मेट ऐसे बनता था, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसे लेजर का फॉर्मेट बनेगा। अपने को इंटरेस्ट टेबल मेथड में ध्यान रखना लेजर का फॉर्मेट इसी तरह बनाना है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं इंटरेस्ट टेबल मेथड की, तो ध्यान रखना लेजर का फॉर्मेट इसी तरह बनाना है, लेकिन 3 कॉलम और एक्स्ट्रा बनाने अपने को बच्चों। बिल्कुल लेजर के फॉर्मेट की तरह इंटरेस्ट टेबल मेथड बनेगा, बट 3 कॉलम और एक्स्ट्रा बनेंगे, और वो 3 कॉलम दोनों तरफ, उनका नाम है, पहले कॉलम का नाम है ड्यू डेट, दूसरे कॉलम का नाम है डेज, और तीसरे कॉलम का नाम है इंटरेस्ट। मेरी बात फिर से समझना, अकाउंट करंट एज पर इंटरेस्ट टेबल मेथड बिल्कुल लेजर की तरह बनेगा, जिसमें 3 कॉलम और एक्स्ट्रा होंगे, जिसमें 3 कॉलम और एक्स्ट्रा होंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा ड्यू डेट का, दूसरा कॉलम होगा डेज का, और तीसरा कॉलम होगा इंटरेस्ट का। मेरी बात समझे आप? इंटरेस्ट टेबल मेथड बिल्कुल लेजर की तरह बनेगा, बट दोनों साइड, वेदर इट इज अ डेबिट साइड और वेदर इट इज अ क्रेडिट साइड, 3 extra column would be prepared, ड्यू डेट, डेज और इंटरेस्ट, ठीक है। अब ड्यू डेट, डेज और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, तो पहले इसको हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। तो पहले आप स्टार्टिंग में नोटिंग करेंगे इंटरेस्ट टेबल मेथड की, पहले आप लोग नोटिंग करोगे इंटरेस्ट टेबल मेथड। अंडर दिस मेथड अकाउंट करंट इज प्रिपेयर्ड लाइक लेजर, अकाउंट करंट कैसे बनता है, लेजर की तरह, विथ सम एडिशनल कॉलम, कुछ एडिशनल कॉलम से दोनों तरफ, लाइक ड्यू डेट, डेज एंड इंटरेस्ट ऑन बोथ साइड। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस मेथड में अकाउंट करंट बिल्कुल लेजर की तरह बनता है, और कुछ एडिशनल कॉलम होते हैं, जिसमें पहले कॉलम का नाम है ड्यू डेट, दूसरे कॉलम का नाम है डेज, और तीसरे कॉलम का नाम है इंटरेस्ट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, ठीक है ना। मतलब दोनों तरफ लेजर के ये 2 एक्स्ट्रा कॉलम, 3 कॉलम और बनेंगे। While preparing account current, we must have knowledge of debtor and creditor। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अकाउंट करंट बनाते टाइम आपको डेटर और क्रेडिटर का नॉलेज होना चाहिए। अब मैं लेजर कैसे फुलफिल करना है वो तो आइडिया है ना, डेटर की पोस्टिंग कैसे करनी, क्रेडिटर की पोस्टिंग कैसे करनी, मेरे ख्याल से आपको वो तो आइडिया है कि मान लो राम को हमने सेल किया है, शाम से खरीदा, तो राम अकाउंट और शाम अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करना है, लेजर तो वैसे ही बनेगा बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन बात यह आती है इन 3 कॉलम को कैसे फुलफिल करेंगे, तो वो मैं आपको समझा रहा हूं। अब ध्यान देना, इफ ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉट गिवन, ये पहली बात कर रहा हूं ड्यू डेट की। मान लो ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट गिवा हुआ नहीं है, तो क्या करना है, देन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी ड्यू डेट। जैसे मान लो अज्यूम करो आपने शाम से कोई सामान खरीदा, अब शाम से सामान खरीदा तो एंट्री कैसे होगी, परचेज टू शाम। अब मान लो बच्चों इस ट्रांजैक्शन की डेट थी 1 जनवरी 2019, हमने सामान खरीदा 1 जनवरी 2019 को। आपको यह गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि इससे अपन सामान खरीदते हैं 1 महीने के क्रेडिट पे, आपको गिवन है इससे जो सामान खरीदते हैं ना उस पे 1 महीने का क्रेडिट मिलता है। अब 1 महीने का क्रेडिट मिलता है, मतलब बताओ ये ड्यू कब हो जाएगा, 1 फरवरी 2019 को पेमेंट करना है। तो अगर मैं बोल रहा हूं हमने शाम से सामान खरीदा 1 जनवरी 2019 को, और क्वेश्चन बोलता है 1 महीने का क्रेडिट है, मतलब बताओ ट्रांजैक्शन का पेमेंट कब करना है, 1 फरवरी 2019 को। तो ऐसे केस में तो हमको मतलब ड्यू डेट गिवन है, इसका मतलब हमको ड्यू डेट गिवन है। ड्यू डेट कौन सी है, मतलब ड्यू डेट की इंफॉर्मेशन गिवन है, उस इंफॉर्मेशन से हम ड्यू डेट पे पहुंचे। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि ड्यू डेट ट्रांजैक्शन नहीं हो गिवन, देन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यू डेट। अगर ट्रांजैक्शन की इसमें तो गिवन है,
अब मान लो ये इंफॉर्मेशन नहीं होती, 1 महीना क्रेडिट की इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो अगर 1 महीने क्रेडिट की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो मैं ये नहीं निकाल पाता, ये कैसे कैलकुलेट करता, नहीं गिवन होता। सिंपल गिवन है 1 जनवरी को शाम से सामान खरीदा क्रेडिट पे, और आगे कुछ भी गिवन नहीं है। गिवन है तो ये ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट हो गई, नहीं गिवन है तो हमेशा ध्यान रखना डेट ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी ड्यू डेट। मेरी बात समझे आप? अगर आपको ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट गिवन नहीं है तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वही ड्यू डेट हो जाएगी। मतलब अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो ध्यान रखना ये वाली ड्यू डेट होगी, और ये इंफॉर्मेशन है तो ये ड्यू डेट हो जाएगी। तो जब मैंने बताया इंटरेस्ट टेबल मेथड में बच्चों 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम बनेगा ड्यू डेट का। ड्यू डेट में ध्यान रखना अगर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन गिवन है तो वो ट्रांजेक्शन की डेट ड्यू डेट है, और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन गिवन नहीं है तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के साथ अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो वो जो इंफॉर्मेशन से ड्यू डेट आएगी वो ड्यू डेट होगी, और अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन खुद अपने आप में ड्यू डेट हो जाएगा। बोलो ये पॉइंट समझ में आया? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और ढंग से समझ में आ जाएगा। अगली बात आती है डेज कैसे निकालना है, ठीक है ना। अब डेज का कैलकुलेशन सीखते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज, फॉर ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन किया तो नंबर ऑफ डेज इज कैलकुलेटेड आफ्टर द ड्यू डेट टू द डेट फॉर विच अकाउंट करंट इज प्रिपेयर्ड। अब ये पॉइंट ध्यान से समझना। कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे मान लो मैंने ट्रांजेक्शन किया, गुड्स परचेज की, ठीक है। अब इसमें मेरे को नंबर ऑफ डेज निकालने, तो कैसे निकालूंगा? आफ्टर द ड्यू डेट। अगर मान लो ड्यू डेट ये होगी तो इस हिसाब से, और अगर ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट नहीं की तो यही ड्यू डेट मान ली जाएगी। तो यहां से लेकर कहां तक? टू द डेट फॉर विच अकाउंट करंट इज प्रिपेयर्ड। मान लो अकाउंट जो बना रहे हैं अपन 31 मार्च तक का बना रहे हैं, 31 मार्च 2019 तक का बना रहे हैं, तो कैसे निकालना है? आफ्टर द ड्यू डेट फॉर विच द अकाउंट करंट इज प्रिपेयर्ड। मतलब इस दिन से लेकर 31 मार्च, जिस दिन तक का अकाउंट करंट बन रहा है, मतलब ड्यू डेट से लेकर, बच्चों ध्यान से सुनना, ड्यू डेट से लेकर जिस दिन तक का अकाउंट करंट बन रहा है उतने नंबर ऑफ डेज लेने हैं हमको। समझे बात को? ड्यू डेज से लेकर जब तक का अकाउंट करंट बन रहा है उतने नंबर ऑफ डेज लेने हैं हमको। तो क्या बोल रहा है? फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज, ट्रांजेक्शन के लिए नंबर ऑफ डेज इज कैलकुलेटेड आफ्टर द ड्यू डेट टू द डेट फॉर विच अकाउंट करंट इज प्रिपेयर्ड। यहां पे ट्रांजेक्शन नहीं बोला है, ड्यू डेट के बाद, जिस दिन तक हम अकाउंट करंट बना रहे हैं वहां तक, एक्सक्लूडिंग ड्यू डेट। मतलब अपन जैसे मान लो 1 फरवरी तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 जनवरी तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। आई बात समझ में? अब मान लो अगर बिजनेस पुराना है, तो लेजर में ऑब्वियस सी बात है ओपनिंग बैलेंस भी चल सकते हैं। अगर मान लो बिजनेस को चलते हो 4-5 साल हो गए तो हो सकता है लेजर के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी हो। तो ओपनिंग बैलेंस में कैसे अपने को नंबर ऑफ डेज निकालने? इन केस ऑफ ओपनिंग बैलेंस नंबर ऑफ डेज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, इन केस ऑफ ओपनिंग बैलेंस नंबर ऑफ डेज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग बैलेंस टू द डेट फॉर विच अकाउंट करंट इज प्रिपेयर्ड इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस डेट। मतलब अगर बिजनेस नया है तो ओपनिंग बैलेंस होगा ही नहीं, और बिजनेस पुराना है तो ओपनिंग बैलेंस के अंदर नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ डेज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस की डेट से उस दिन तक का जब तक अकाउंट करंट बन रहा है। जैसे मान लो अकाउंट करंट 31 मार्च 2019 तक का बन रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस से लेकर 31 मार्च तक का नंबर ऑफ डेज निकालना है, इंक्लूड करते हुए ओपनिंग बैलेंस की डेट को, ओपनिंग बैलेंस की डेट को भी इंक्लूड करना है। अब ये ध्यान रखना, देखो यहां पर एक्सक्लूड करना है ड्यू डेट को, बट ओपनिंग बैलेंस हो तो ओपनिंग बैलेंस को इंक्लूड करना है, ठीक है। और नेक्स्ट, तो 3 चीज बताई थी, ड्यू डेट, डेज और इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकालना है? अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू डेज अपॉन 365। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो मैंने अभी आपको डिपॉजिट विड्रॉल वाला एग्जांपल भी समझाया था। आई बात समझ में? मैं फिर रिपीट कर देता हूं। ड्यू डेट का कैलकुलेशन का तरीका क्या है? ड्यू डेट का कैलकुलेशन तरीका है 2। अगर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के साथ ड्यू डेट नहीं गिवन है तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को ड्यू डेट ले लो। अगर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट गिवन है तो ड्यू डेट से स्टार्ट करके, मतलब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ड्यू डेट गिवन है तो ड्यू डेट ही ड्यू डेट लेनी है अपने को, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपने को डेज निकालने हैं, डेज हमेशा ध्यान रखना ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट से लेकर जिस दिन तक अकाउंट करंट बन रहा है वहां तक के अपन नंबर ऑफ डेज लेते हैं। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बताया, ऐसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा।
अब यहां पर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना सब लोग, ये जो मेथड सीख रहे हैं हम लोग, इसका नाम है इंटरेस्ट टेबल मेथड। अपन को अकाउंट बनाने के लिए नॉर्मल लेजर का फॉर्मेट बनाना है, जिसमें 3 एक्स्ट्रा कॉलम बनेंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। और अकाउंट करंट बना क्यों रहे, क्यों पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, एवरी ट्रांजेक्शन पे हमको इंटरेस्ट का नेट बैलेंस निकालना है, इसलिए हम लोग अकाउंट करंट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक तो मैं होप करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं तो पूरा कंसेप्ट ढंग से क्लियर हो जाएगा आपको। अब बच्चों हम लोग फर्स्ट मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया था, फर्स्ट मेथड समझा दिया। मैं पहला क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको लोगों को, पेज नंबर 6.108 है बुक नंबर 1 के अंदर, ठीक है ना। तो डिस्कसिंग इलस्ट्रेशन नंबर 1। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF लिंक दे रखा है मैंने अकाउंट करंट का, वो डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है ना। नाउ प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स। अकाउंट करंट किसका बनाना है बच्चों, नाथ ब्रदर्स का। मैं अभी पूरा लॉजिक बता रहा हूं, हर चीज क्वेश्चन बिल्कुल धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। प्रिपेयर करना है अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद श्याम। मतलब अकाउंट करंट बनाना है नाथ ब्रदर्स का इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद श्याम। September 16 को गुड्स सोल्ड टू श्याम, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, पेड टू श्याम, पेड टू श्याम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, अगेन गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, ठीक है ना। January 1, January 9, द अकाउंट इज टू प्रिपेयर्ड अप टू 1 February। कैलकुलेट इंटरेस्ट एट 6% पर एनम और 1 ईयर को 365 डेज मानना है। अब यहां पर है ना, तुम एक दो पॉइंट अच्छे से समझ लेना कि जहां पर अपने को डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट गिवन नहीं है, वहां पे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को ही ड्यू डेट लेना है। जैसे September 16 का हमको ड्यू डेट गिवन है, तो इसका तो ड्यू डेट गिवन है। October 1 में देखो आपको कोई भी ड्यू डेट गिवन नहीं है, ड्यू डेट नहीं है गिवन, इसका मतलब क्या हुआ, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ही ड्यू डेट हो जाएगा। 21 अक्टूबर का ड्यू डेट गिवन है, November 1, December 1 का कोई ड्यू डेट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डिटेल नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि ओपनिंग बैलेंस डिटेल नहीं है, इसलिए वो ओपनिंग बैलेंस वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन इस वाले इलस्ट्रेशन को एक बार करते हैं बाय यूजिंग इंटरेस्ट टेबल मेथड, ठीक है ना। इंटरेस्ट मेथड से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अभी अपन लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, उसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक दो कंसेप्ट है जो समझाना चाह रहा हूं, देन विल स्टार्ट विद क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बहुत सिंपल लॉजिक समझो। मान लो मेरे सामने एक पर्सन है ए, और मेरे को ए की बुक्स मेंटेन करनी है। अभी क्वेश्चन जो पढ़ा उसके लिए कंसेप्ट क्वाइट यूजफुल है कि लेजर का टाइटल कैसे देना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अज्यूम करो मेरे को ए की बुक्स मेंटेन करनी है, ठीक है ना। अब बताओ ए की बुक्स में क्या कभी ए का लेजर अकाउंट ओपन होगा क्या खुद की बुक्स में खुद का लेजर अकाउंट खोलोगे क्या? ऑब्वियस सी बात है, आपका आंसर आएगा नो। ए की बुक्स में बी का अकाउंट खुल सकता है, ए की बुक्स में सी का अकाउंट खुल सकता है, ए की बुक्स में डी का अकाउंट हो सकता है, बट ए की बुक्स में कभी खुद का अकाउंट तो नहीं होगा। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको अकाउंट करंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स। किसकी बनाना है? आपको क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है, यू नीड टू प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स। अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स, ध्यान से समझना, अकाउंट करंट किसके लिए बनाना है? नाथ ब्रदर्स के लिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद श्याम। तो ये ट्रांजेक्शन किसके साथ है? अपने श्याम के साथ है। मतलब हम लोग किसकी बुक्स में काम कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स। मेरी बात समझे आप? यू आर वर्किंग इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स। और अकाउंट किसका ओपन करेंगे हम लोग? श्याम का अकाउंट। अब जैसे लेजर बनता है, अकाउंट करंट मैंने आपको पहले बताया था लेजर की तरह, लेकिन क्योंकि यहां पे थोड़ा सा लेजर को फैंसी कर दिया है, 3 अलग अलग अकाउंट कॉलम खोल दिए ना अपन ने, उसने नाम को भी थोड़ा सा फैंसी कर दिया है। क्या नाम के अंदर एडिशन हुआ? जैसे लेजर में 3 कॉलम खोले ना, नाम लिखना सीख लेना तुम लोग। अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर बना रहे हो इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर, किसके रेस्पेक्ट में? श्याम के रेस्पेक्ट में। तो ट्रांजेक्शन को लिखेंगे कैसे? हम लोग लिखेंगे श्याम, मतलब लेजर का जो अपन अकाउंट लिखते हैं ना, तो लेजर की हेडिंग कैसे लगाएंगे वो समझा रहा हूं मैं। ये हेडिंग बहुत ढंग से समझ लेना, हेडिंग समझ में आनी चाहिए। तो हेडिंग कैसे लगाएंगे? श्याम इन अकाउंट करंट विथ नाथ ब्रदर्स। मेरी बात समझे आप? अकाउंट श्याम का है, अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स। मेरी बात फिर समझना, ए की बुक्स में कभी भी ए का अकाउंट नहीं खुलेगा। किसका अकाउंट खुलेगा? बी का। तो अगर ए की बुक्स में अकाउंट करंट बनाना है तो हम क्या बोलेंगे? बी इन अकाउंट करंट विथ ए, बी इन अकाउंट करंट विथ ए। उसी तरह ध्यान रखना, बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स में हम लोग क्या लिखेंगे? क्योंकि ये अपन लोग क्या कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स, मतलब नाथ ब्रदर्स की बुक्स में बना रहे हैं।
तो नाथ ब्रदर की बुक में श्याम का अकाउंट, तो श्याम इन अकाउंट करंट विथ बी। आई बात समझ में? टाइटल समझ में आया? अब जो भी टाइटल है उसके नीचे हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं जिस दिन तक का अकाउंट करंट बनाना है। जैसे ये अकाउंट करंट बनाना है 1 फरवरी तक का, और इंटरेस्ट क्या रेट पे? 6% पे। तो इंटरेस्ट एट 6% अप टिल 1 फरवरी। ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना। अकाउंट करंट का जब भी टाइटल दोगे लेजर का, जिसकी बुक्स में बना रहे हो उसका नाम कभी नहीं आएगा। नाथ ब्रदर की बुक्स में बना रहे हो तो श्याम का अकाउंट ओपन किया तो श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स, और ब्रैकेट में लिख दोगे इंटरेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको बता भी देता हूं। देखो हम लोगों ने ये क्वेश्चन जैसे स्टार्ट किया, अब स्टार्ट किया तो अब देखो हमने इसका हेडिंग क्या लिखा, श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर, इंटरेस्ट टू 1 फरवरी एट 6%। ये पॉइंट आता है समझ में? अब बच्चों इसमें एक और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, तुम लोग ध्यान से समझना, वो आगे क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे हम लोगों ने लेजर बनाया, लेजर का मेन पर्पस क्या होता है बनाना है, किससे कितना पैसा बाकी है, कितना लेना है, ठीक है। अकाउंट करंट का मेन पर्पस है बनाने का कि अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट कितना बाकी है वो भी पता लग जाए मेरे को। मैंने आपको बताया था कि यहां पर हम लोग एक तो कॉलम बना रहे हैं ड्यू डेट का, ये कंसेप्ट अच्छे से समझना वरना दिक्कत आएगी, अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट। इसी तरह हमने यहां भी कॉलम बनाए 4 कॉलम, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट। अब है ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने एक लेजर बनाया, ये एक लेजर बनाया बच्चों, मैं लेजर आना चाहिए, देखो तुमको मैंने पहले ही बोला डेटर क्रेडिटर आना चाहिए। मैंने इधर लिखा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और मान लो ये शाम का लेजर है। इसका मतलब क्या हुआ, बाय बैलेंस कैरीड डाउन मतलब ये कौन सा बैलेंस है, तो आप बोलोगे सर दिस इज, बोलो मन में, मेरे को पता है कुछ बच्चों ने गलती करी होगी, दिस इज डेबिट बैलेंस, ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है। ये इंडिकेट करता है शाम से इतना पैसा लेना बाकी है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, शाम से हमको इतना पैसा लेना बाकी है। अब जब आप अभी क्वेश्चन करोगे और अकाउंट करंट बनाओगे, आप इस वाले कॉलम के अंदर अमाउंट लिखोगे, इस वाले कॉलम में अमाउंट लिखोगे, इसमें तारीख लिखोगे, इसमें दिन लिखोगे, और इस वाले कॉलम को टोटल करके इसको माइनस करोगे तो हो सकता है बैलेंस यहां आ जाए या बैलेंस यहां आ जाए। यही करते हैं अपन अमाउंट के अंदर। और इंटरेस्ट भी क्योंकि रुपये में होगा तो इस कॉलम को टोटल करके इसको माइनस करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जब हम लोग इंटरेस्ट के कॉलम को टोटल करा, अज्यूम इंटरेस्ट कैसे निकालना है वो आगे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा तुमको। मान लो मैंने इसको टोटल करा और इस कॉलम का टोटल आया बच्चों 100 रुपए। अज्यूम करना, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको दिक्कत आए तो इसको वापस से देखना, इस वाले पार्ट को। इंटरेस्ट का इस वाले कॉलम का टोटल आया 100 रुपये। कैलकुलेशन कैसे करना है वो आगे क्वेश्चन में समझा रखा है मैंने साल के एंड पे टोटल लगाया और टोटल आया 100 रुपए का। और मान लो बच्चों यहां का टोटल आया 60 रुपए का। अब मेरे को बताओ इसका मतलब 40 रुपए अपने को इंटरेस्ट के लेने बाकी है। भाई अगर मान लो इसका टोटल आया 100 रुपए और इसका टोटल आया 60 रुपए, तो डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड है और ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस कहलाएगा। मतलब 40 रुपए मेरे को इंटरेस्ट के लेने बाकी है। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बताया था ना बैंक वाला एग्जांपल, आपको पता होगा स्टार्टिंग में कि इतना बैंक से लेना, इतना देना है। तो ये वाला पैसा मेरे को लेना था, ये इंटरेस्ट देना था, ये मैं क्रेडिटर हूं, ये इसके लिए डेटर था। अब मेरे को एक बात बताओ, इस वाले कॉलम का टोटल मान लो 5,000 रुपए आया और इसका टोटल आया 4,000 रुपए। इस अमाउंट के अंदर कहीं भी इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट मेनली प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं जो गुड्स की वैल्यू है। इस वाले कॉलम का टोटल आया 5,000 और इसका टोटल आया 4,000। मतलब अपने को अमाउंट तो 1,000 रुपए लेना है और इंटरेस्ट 40 रुपए लेना है। मतलब टोटल कितने रुपए लेने बाकी है बच्चों मेरे को? 1,040 रुपए। आई बात समझ में? इसका टोटल मान लो शाम के अकाउंट में आया 5,000 और इसका टोटल आया 4,000। मतलब कितने रुपए लेने बाकी है? अमाउंट के 1,000 रुपए और इंटरेस्ट से कितने बाकी है? 40 रुपए। तो टोटल अमाउंट मेरे को लेना बाकी है 1,040। लेकिन अब प्रेजेंट कैसे करेंगे वो समझना। आपको पहले इंटरेस्ट वाले कॉलम को टोटल करके माइनस करना है, तो ये बैलेंस आएगा इंटरेस्ट का। अब ये जो आया ना इधर बैलेंस, उसको कैसे शो करना है, तो मेरी बात समझो। देखो सुनना मेरी बात अच्छे से। मैंने लेजर बनाया, मैंने इंटरेस्ट और अमाउंट का कॉलम मान लो ऐसे लिखा।
ये इंटरेस्ट का कॉलम था, ये अमाउंट का कॉलम था, ये इंटरेस्ट या अमाउंट। यहां पे 100 का टोटल था, यहां 60 था, मैंने लिखा, और यहां 5000 था और यहां 4000 था। ठीक है, पहले मैंने लिखा बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट 40 रुपए, कौन सी डेट पे, तो अकाउंट करंट वाली डेट पे, जो 1 फरवरी की डेट है। अभी ये जो अपन ने क्वेश्चन किया, ये मैं एग्जांपल रैंडमली फिगर अज्यूम कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना फिगर कहां से आए। अब ये जो 40 अमाउंट बचा, पहले अपने को इंटरेस्ट वाले कॉलम को मैच करना है। अब ये 40 को आप लोग इस तरफ लिखोगे, यहां लिखोगे टू इंटरेस्ट, और वो लिखोगे अमाउंट के कॉलम में 40 रुपए। मैंने आपको बताया ना अपने को कितने रुपए लेने बाकी है, 1040, तो लेजर भी वही बोलना चाहिए। ये जो 40 रुपए लेने बाकी है इंटरेस्ट वाले कॉलम में, पहले इंटरेस्ट के कॉलम को बैलेंस करके लिखोगे अमाउंट के कॉलम में। ये 40 लेने बाकी है, इसको कैरी फॉरवर्ड यहां करा मैंने, अगर इधर आएगा तो इधर कैरी फॉरवर्ड करना है। और अब लिखूंगा फाइनल बाय बैलेंस सीडी शाम से, कितने, 1040 रुपए। अब ये जो अमाउंट है, ये इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों आ गया इसके अंदर। नहीं आया समझ में? आप अभी क्वेश्चन देखो, पूरा क्वेश्चन एंड तक देखना, 100% समझ में आ जाएगा। मेरा पर्पस समझाने का यह है कि अगर ये वाला कॉलम और पहले इंटरेस्ट को टोटल लगाओ, और वो इंटरेस्ट का जो बैलेंस बचे उसको लेटर ऑन अमाउंट वाले कॉलम में मर्ज करना है अपने को। आई बात समझ में? एक बार आप अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे ना, एंड तक देखना, आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं हो तो दोबारा इस वीडियो को देखना, फिर भी नहीं समझ आता है तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको व्हाट्सअप पर्सनल कॉल करके समझा दूंगा। आप मेरे को पर्सनली कॉल कर लेना, अगर रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो मैं आपको इस नंबर पे समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो इतना काम करते हैं, अभी अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पूरा क्वेश्चन समझते हैं, फिर हम देखते हैं समझ आता है नहीं आता है ना। अब बच्चों देखो, क्वेश्चन का जो टाइटल था मैंने अभी आपको समझाया, मैं एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान से, ध्यान पहले समझना एक बार आप लोग, है ना। कॉपी पूरा बाद में करना, मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने ही सॉल्व करूंगा, तो कॉपी बाद में करना। मैंने बताया नॉर्मल लेजर की तरह बनेगा, मैंने टाइटल अभी बताया, शाम अकाउंट लिखना है अपने को, लिखना है शाम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स, बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स है। इंटरेस्ट टू 1 फरवरी क्या रेट पे, 6%। कब तक अकाउंट करंट बन रहा है, 1 फरवरी तक, क्या रेट पे इंटरेस्ट है, 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट है। ठीक है, नॉर्मल शाम का लेजर है। अब डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये कॉलम तो तुम पहले भी बनाते थे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट ये कॉलम पहले ही बनाते थे। मैंने बताया 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनेंगे, ड्यू डेट का, डेज का, इंटरेस्ट का। ड्यू डेट का, डेज का, इंटरेस्ट का, ये कॉलम मैंने एक्स्ट्रा बना लिए। ठीक है, अब कैसे करना है, तो देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो तुम लोग, ध्यान देना, 16 सितंबर 2019 गुड्स सोल्ड टू शाम। अब बताओ गुड्स सोल्ड टू शाम, ध्यान देना सब लोग, अगर गुड्स सेल किए शाम को तो एंट्री क्या करेंगे, बोलो, शाम टू सेल करेंगे ना। अगर गुड्स सेल किए शाम को तो एंट्री क्या करेंगे, शाम टू सेल। और जो हम लोग शाम का लेजर अकाउंट बनाएंगे उसमें पोस्टिंग कैसे करेंगे, टू सेल। शाम के लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे, टू सेल। तो इसी तरह हम लोग यहां पे करते हैं। अब डेट कौन सी है, 16 सितंबर 2019। अभी ये ध्यान रखना, अपने को सिर्फ ये कॉलम ये करना है, ये वाले सारे कॉलम बाद में करेंगे, जो नए कॉलम है उनको फुलफिल बाद में करना है, साथ साथ मत करना है तो गड़बड़ कर दोगे। तो 16 सितंबर 2019, मैं यहां पे लिख देता हूं 2019 16 सितंबर, टू सेल्स। अब बच्चों अमाउंट कितना है, तो 200 रुपए का अमाउंट हो गया, टू सेल्स अमाउंट हो गया 200। फिर आगे पढ़ो, कैश रिसीव फ्रॉम शाम, वापस कैश रिसीव हुआ। अब कैश रिसीव हुआ तो बताओ एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री करेंगे कैश टू शाम, ऐसे करेंगे ना एंट्री। तो शाम अकाउंट में क्या पोस्टिंग कर देंगे हम लोग, बाय कैश, यही करेंगे। तो अब देखो वापस 1 अक्टूबर, तो मैं यहां लिख देता हूं 2019 1 अक्टूबर, यहां पे लिख देता हूं बाय कैश। कितना रिसीव हुआ बच्चों, 90 रुपए, तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देता हूं 90। मैं अभी डेज, ड्यू डेट, इंटरेस्ट किसी कॉलम को पूरा नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। 21 अक्टूबर गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, वापस यहां पे लिख दो 21 अक्टूबर गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, सॉरी गुड्स परचेज फ्रॉम शाम। तो एंट्री कैसे होगी, परचेज टू शाम, तो शाम में कैसे पोस्टिंग हो जाएगी, बाय परचेज। तो 21 अक्टूबर को मैं लिख देता हूं यहां पर बाय परचेज, और अमाउंट वाले कॉलम में लिख देता हूं 500 रुपीज। आई बात समझ में। उसके बाद पेड टू शाम, तो शाम को पेमेंट क्या है, एंट्री कैसे करेंगे बोलो, शाम टू कैश। अगर शाम को पेमेंट किया तो ऐसे एंट्री होगी शाम टू कैश। तो शाम अकाउंट में कैसे पोस्टिंग हुई, टू कैश। तो 1 नवंबर की, तो 1 नवंबर टू कैश, अमाउंट लिखता हूं 330।
वापस बच्चों 1 नवंबर को पेमेंट कर दिया हमने शाम को, वापस 1 नवंबर को हमने शाम को पेमेंट किया। अकाउंट को बढ़ा लेना, थोड़ा बड़ा अकाउंट बना लेना। तो 1 नवंबर को वापस पेमेंट किया, तो अगेन टू कैश। इस बार वापस कितना पेमेंट किया, 330 का पे किया। 1 दिसंबर को, सॉरी 1 दिसंबर को टू कैश। अगेन गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, तो 5 दिसंबर, तो मैं लिखता हूं वापस बाय परचेज, और इस बार परचेज किए 500 रुपए के। 10 दिसंबर को दोबारा हमने गुड्स परचेज किए, तो मैं वापस लिखता हूं बाय परचेज, और इस बार परचेज किए हमने 200 रुपए के। अच्छा, अब 2020 आ गया, तो 2020 पेड टू शाम, तो टू कैश। ये 1 जनवरी को पेमेंट किया 600 रुपए का। वापस 9 जनवरी को सेल्स की, तो टू सेल्स 20 रुपए। आई बात समझ में? ये हमने बेसिक लेजर पोस्टिंग करी है, मैंने कुछ अलग नहीं करा है। जो नॉर्मल लेजर पोस्टिंग करते हैं वो लेजर पोस्टिंग करी है मैंने, ठीक है ना। नाथ ब्रदर्स की बुक्स में शाम का बुक अकाउंट बनाया है, तो शाम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स, ठीक है। अब हमको सब ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट लिखनी है, तो ड्यू डेट अगर नहीं गिवन है तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, और गिवन है तो अकॉर्डिंगली जाएंगे हम लोग। पहला ट्रांजेक्शन पढ़ो 16 सितंबर का, ड्यू गिवन है 1 अक्टूबर। 16 सितंबर का पहला गिवन है ड्यू डेट 1 अक्टूबर, तो मैं लिख देता हूं 1 अक्टूबर। अगला 1 अक्टूबर का कोई ड्यू डेट नहीं है, तो अगेन यहां पे लिख देता हूं सेम 1 अक्टूबर। फिर 21 अक्टूबर का ड्यू 1 दिसंबर है, तो 21 अक्टूबर का ड्यू 1 दिसंबर है। नेक्स्ट 1 नवंबर का कोई ड्यू डेट नहीं है, तो 1 नवंबर का सेम 1 नवंबर ड्यू डेट। 1 दिसंबर का ड्यू डेट कुछ भी गिवन नहीं है 330 वाले का, तो अगेन 1 दिसंबर ही ड्यू डेट हो गई। पेड टू शाम 330 दोनों का सेम डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया। 5 दिसंबर ड्यू 1 जनवरी है, तो 5 दिसंबर का ड्यू डेट 1 जनवरी। 10 दिसंबर का ड्यू डेट अगेन 1 जनवरी है, 10 दिसंबर ड्यू डेट अगेन 1 जनवरी। फिर 1 जनवरी का अगेन ड्यू डेट वापस 1 जनवरी आ जाएगा, और 9 जनवरी ड्यू डेट 1 फरवरी, तो ये 1 फरवरी आ जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया? अब हमको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। डेज मैंने पहले ही बताया था, हमेशा डेज कहां से निकालते हैं, ड्यू डेट से लेकर जिस दिन तक का अकाउंट करंट बन रहा है। ड्यू डेट से लेकर जिस दिन तक अकाउंट करंट बन रहा है। ड्यू डेट को इंक्लूड नहीं करना होगा, अगर ट्रांजेक्शन होगा तो, ओपनिंग बैलेंस होगा तो ड्यू डेट को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नाउ अब डेज काउंट करते हैं। अब बच्चों नंबर ऑफ डेज कैसे निकाल रहा हूं मैं, पहला ट्रांजेक्शन लेता हूं ये वाला। ड्यू डेट 1 अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर से 1 फरवरी। 16 सितंबर वाले ट्रांजेक्शन का, ये वर्किंग में बताना नहीं है, मैं आपको रफ में कैलकुलेशन बता रहा हूं। 2-3 बता दूंगा, फिर आराम से आपसे हो जाएगा, ठीक है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब। ध्यान रखना 1 अक्टूबर से लेना है अपने को, क्योंकि डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लेना है 1 अक्टूबर ड्यू डेट से टिल अकाउंट करंट। अक्टूबर के 30 दिन, नवंबर के 30 दिन, और जनवरी 1 दिन। 60 एंड 62, तो यह आता है 123 डेज, तो डेज आए 123, ठीक है। ऐसे ही तरह अगला 1 नवंबर से, तो 1 नवंबर के कितने दिन हो गए, अगला वाला 1 नवंबर का, नवंबर के 29 डेज हो गए। दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 1, 62, 29, 30, तो यह आता है अपना 92 डेज। इस तरह निकाल सकते हो। 1 दिसंबर से लेकर 1 फरवरी, 1 दिसंबर को इंक्लूड नहीं करना है, तो दिसंबर के 30 दिन, जनवरी के 31 दिन और फरवरी का 1 दिन, तो हो गए 62 डेज। तो इधर आ गया 62। गेटिंग माई पॉइंट। फिर नेक्स्ट 1 जनवरी से 1 जनवरी को इंक्लूड नहीं करना है, जनवरी के 30 दिन और फरवरी 1 दिन, तो 31 दिन हो गए, दैट इज 31। 9 जनवरी से लोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका ड्यू डेट 1 फरवरी है, तो 1 फरवरी 0 डेज। 1 अक्टूबर से 1 फरवरी दिन ले लो, अभी निकाले मैंने 123 डेज। 1 दिसंबर से अभी निकाले मैंने 62 डेज। 1 जनवरी से अभी कैलकुलेट किया हमने 31 डेज एंड 31 डेज। तो ये हमने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लिए ड्यू डेट से लेकर 1 फरवरी तक, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हमको इंडिविजुअल हर ट्रांजेक्शन पे इंटरेस्ट कंप्यूट करना है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट इंडिविजुअली ऑन एवरी ट्रांजेक्शन द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालना है मैं एक कैलकुलेशन कर देता हूं, फिर आराम से आपसे हो जाएगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे ये वाला चेक करो, 200 रुपए है,
इस पे 123 दिन का, और क्या रेट है 6%। 200 रुपए पे 123 दिन 6% की रेट से, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट कितना आता है चेक कर लो, 200 रुपए पे 6% 123 दिन के लिए, तो आता है 4.04। 4.04। ऐसे अगला देखो बच्चों, तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन ये हो सकता है, सर अकाउंट करंट बना क्यों रहे। अकाउंट करंट का मेन पर्पज ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना कि इंटरेस्ट इससे लेना कितना है, इंटरेस्ट इसको देना कितना है, तो फाइनल नेट इंटरेस्ट का बैलेंस कितना है। ये सारी कहानी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि फाइनल हमको इंटरेस्ट कितना लेना और देना वो पता लग जाए। अब 330 पे 92 डेज के लिए, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों 6%, तो ये आता है 4.99 अप्रोक्सीमेटली 5 रुपीज। ऐसे निकाल लोगे एवरी ट्रांजेक्शन का। ऐसे अगला वाला, तो अगला वाला कैलकुलेट करोगे तो 3.36 आएगा, 600 इंटू 31/365 इंटू 0.06, तो ये वाला आएगा आपका अगेन 3.06। फिर ये वाला कैलकुलेट करोगे तो 1.82, 5.1, ये आएगा 2.55, इधर आएगा 1.02। तो ये अपन ने इंडिविजुअल लेवल पे इंटरेस्ट निकाल लिया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। देखो यहां तक कॉपी कर लो, मैंने वीडियो होल्ड कर रखा है एक बार फटाफट। तो बच्चों देखो, इसका जब हमने इंटरेस्ट इंडिविजुअल कंप्यूट किया तो मैंने आपको भी स्टार्टिंग क्वेश्चन जब किया था तब बताया था इंटरेस्ट को बैलेंस कैसे करना है। तो ये वाला साइड का जब मैं टोटल करता हूं तो टोटल आया 15.46, ठीक है। इस वाले साइड बैलेंस अमाउंट का वाला बैलेंस करने के पहले इंटरेस्ट वाले कॉलम बैलेंस करेंगे। अपन ने इंडिविजुअल पहले लेजर पोस्टिंग कर दी, इंटरेस्ट का मैंने जब टोटल किया और माइनस किया तो मेरा इंटरेस्ट का बैलेंस आ रहा है 4.97। इसका मतलब ये होगा कि मेरे को शाम से 4.97 का इंटरेस्ट लेना है। अब आप है ना, अगर इस वाले कॉलम को भूल जाओ तो नॉर्मल अगर मैं ऐसा बोलता हूं, अगर मैं इसको टोटल करके यहां तक इसको माइनस करता, मतलब मेरे को शाम से इतना पैसा लेना है भाई। इसको अगर मैं यहां तक या माइनस करता, मतलब यहां पे जो भी बैलेंस आता है इतना पैसा लेना है, और प्लस मेरे को ये वाला इंटरेस्ट का पैसा और लेना है शाम से। तो मैंने ये जो इंटरेस्ट वाला था ये इसको टू इंटरेस्ट करके इधर लिख दिया, मतलब ये वाला अमाउंट और लेना है। तो फाइनल शाम से मेरे को 194.97 लेना है। अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब 190 लेना है और इंटरेस्ट का 4.97 लेना है, तो पहले आपको इंटरेस्ट वाले कॉलम को टोटल करके इसको माइनस करना है। ये बैलेंस आया, फिर ये बैलेंस को मैंने इधर लिखा, तो शाम से मेरे को फाइनल 194.97 रुपये लेने हैं। समझ में आया? मैं फिर समझा रहा हूं, फिर सुन लो। देखो पहले अपन ने इंडिविजुअल इंटरेस्ट लिखा, पहले अपने को इसको टोटल लगाना है, जिस साइड ज्यादा होगा, इधर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो बैलेंस आया 4.97। इसका मतलब मेरे को शाम से एक तो ओरिजिनल 190 तो लेने हैं और इंटरेस्ट का 4.97 लेना है। तो जो इंटरेस्ट वाला 4.97 था उसको मैंने टू इंटरेस्ट करके अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया। तो फाइनल शाम से इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट मेरे को 194.97 रुपये लेने हैं। ये कंसेप्ट हुआ, मतलब हमारे पास इतने सारे इंटरेस्ट के ट्रांजेक्शन थे, तो इतना लेना है इतना देना है, तो मेरे को नेट इंटरेस्ट 4.97 लेना है शाम से। इसलिए अकाउंट करंट मैं बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता लग जाए कितना इंटरेस्ट मेरे को लेना और देना है। बोलो आई बात समझ में? आप लोग एक बार ढंग से दोबारा इस वीडियो को वॉच करोगे 100% क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं आए तो मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूं ये हमने फर्स्ट पैटर्न देखा, इंटरेस्ट टेबल मेथड आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, 9929411361 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको व्हाट्सएप पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट मेथड मिलेंगे अकाउंट करंट के, ठीक है। टिल देन थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।